नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की मैराथन क्लास। तो फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके आगामी या हो चुके हैं एग्ज़ाम, उन सब के क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, अगर आप ये वीडियो एक बार देखते हो और समझ में नहीं आती पूरी, तो फ्रेंड्स इसे दोबारा देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इससे भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लें। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है आपके पास, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो फ्रेंड्स, एम्पियर से करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? करंट। अगला है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 1971 ईस्वी में लागू की गई। देखिए अगला पॉइंट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स, एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो डायोप्टर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। अगला पॉइंट है, कैंडेला किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान कहलाता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो तरंग दैर्घ्य को नापता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेब्स को नापता है। अगला देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मगुप्त में इसका वर्णन हिस्ट्री में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो आर्किमिडीज हैं। उत्प्लावकता का नियम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने। तो आर्किमिडीज ने। अगला पॉइंट है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है। तो लोहे द्वारा। ठीक है, विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। इसी कारण फ्रेंड्स, जल के टुकड़े जो हैं, जल पर लोहे के जो टुकड़े हैं नहीं तैर पाते। लेकिन एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, यदि उसी मतलब एक कील ले लो, आप उसे जल में डाल दो तो वो डूब जाएगी। लेकिन उसी कील को यदि किसी लकड़ी में ठोक कर डाल दो तो लकड़ी तैरती रहेगी, तो वो कील भी आपकी तैरती रहेगी। अगला, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है। तो सदिश राशियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी। तो वेग, संवेग और कोणीय वेग कौन सी राशियां। तो सदिश राशियां हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अदिश राशि, ऊर्जा एक फ्रेंड्स अदिश राशि है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, बल गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा जो है फ्रेंड्स वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मात्रा थोड़ी नहीं घट जाएगी। फिर देखिए, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। वो होता है फ्रेंड्स जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। पार्शिक इकाई है किसकी। तो फ्रेंड्स, तो दूरी की। ठीक है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। तो घनत्व के कारण ये तैरते हैं। देखा होगा आपने, वायुमंडल में बादल भागते रहते हैं इधर उधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो घनत्व के कारण होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व अधिकतम होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने में फ्रेंड्स? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला पॉइंट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। फ्रेंड्स अगर वस्तु की मात्रा बदलती है तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला पॉइंट है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या कारण है जो तैराक जो है समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकता है? तो फ्रेंड्स समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इस कारण ये ऐसा होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होता है? वो 2% फ्रेंड्स बढ़ जाता है। क्या होता है? 2% जो है बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अगला पॉइंट ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्या कारण है फ्रेंड्स? जैसे आपने पहाड़ों वगैरह में देखा होगा, तो रीजन क्या होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा होता है। देखिए फ्रेंड्स आगे अगर बात करें, बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन करता है कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला पॉइंट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना का कारण है। ठीक है। तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखिए ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है फ्रेंड्स, और यही दिए पर भी डिपेंड करता है। आगे देखिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बढ़ता है। ठीक है। आगे देखिए शरीर का वजन किस पर अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स वो ध्रुवों पर शरीर का मान अधिकतम होता है। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है फ्रेंड्स वो चेंज नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? क्या फ्रेंड्स? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है। जब लिफ्ट जो है ऊपर जाती है, और फ्रेंड्स जब वो नीचे आती है तो बहुत ही कम मालूम पड़ता है। ठीक है। अधिक की जगह कम मालूम पड़ता है। ठीक है। अगला देखिए एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्यम में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो फ्रेंड्स ये थर्ड नियम के अकॉर्डिंग। किसके? तो तृतीय नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला देखिए 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो 0 जूल होगा फ्रेंड्स। ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, देखिए 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल होगा। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप दीवार को धक्का लगा रहे हो तो ये हमारे बस में तो है नहीं कि हम दीवार को धक्का लगा के उसमें दबाव बना सकें, तो वो असफल रहता है। क्या कारण करता है? क्योंकि वो कोई कार्य नहीं कर सकता, वो स्थिर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी लिख सकते हो कोई भी कार्य नहीं, या फिर कह सकते हो स्थिर। अगला देखिए आगे फ्रेंड्स, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। ठीक है। अगर आगे को नहीं झुकेगा तो पीछे की ओर लुढ़क जाएगा। ठीक है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ठीक है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कारण ऐसा होता है। आगे देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है। अगला देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है जिसमें फ्रेंड्स गुरुत्व जनित या जी को बोला गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 100 kg। फ्रेंड्स ये आरआरबी में पूछा गया था 2000। देखिए तो फ्रेंड्स ये आरआरबी में पूछा गया था, कब? मैंने बताया आपको 2016 वाले पेपर में, तो याद रखेंगे आप। ठीक है। आगे देखिए, पावर या शक्ति का एसआई मात्रक
वॉट किसके समतुल्य है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, ठीक है, तो इसके उसमें होता है। देखिए भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है। तो फ्रेंड्स जब भारहीनता की अवस्था होगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वही रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। देखिए आगे बात करते हैं, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है, इसका क्या कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो होता है अधिक होता है, क्या होता है, उसका वाटर से जो उसका मैनेजमेंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। फिर देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया था, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। कहने का मतलब है ऊर्जा संरक्षण का ये नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पास्कल की इकाई है, तो तापमान फ्रेंड्स पास्कल की इकाई है, ठीक है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के बराबर होता है, ठीक है, जिसे 1/9 लिख सकते हो। आगे देखिए क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स जल का बहाव नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसका, पिंड का भार। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही वो कहाँ, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, तो फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर, कितनी, तो 36,000 किलोमीटर। आगे देखिए महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो फ्रेंड्स जो आर्किमिडीज थे वो ग्रीस से संबंधित थे, ठीक है। आगे देखिए पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स आसंजक बल का जो होता है अभाव होता है, कमी होती है, इस कारण पानी की जो बूंदें होती हैं वो तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपक पाती, ठीक है। देखिए तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व घूमता है, कौन सा, तो फ्रेंड्स तुल्यकारी जो उपग्रह होता है, ठीक है। पहिए में बाल बेयरिंग का क्या कार्य होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो बेयरिंग को फ्रेंड्स बेयरिंग बोल सकते हो आप, ठीक है, क्या काम होता है इसका, तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। कहने का मतलब है अगर फ्रेंड्स बेयरिंग नहीं लगाएंगे तो उसकी जो गति है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है, और हो सकता है कि अगर उसमें लोड ज़्यादा है तो वो कहो चले ही ना आगे, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले तो आयतन घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक झील में तैरने वाली इम्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो फ्रेंड्स नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे होगा उसके बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो फ्रेंड्स गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम लागू होगा, ठीक है। अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, घर्षण जो होता है ना वो कम होता है। देखिए फ्रेंड्स कहना चाहता है लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो लोलक का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड होता है, तो फ्रेंड्स ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई में डिपेंड होता है, ठीक है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। आगे देखिए किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा फ्रेंड्स, उसका आधा बढ़ जाएगा, कहने का मतलब 2% बढ़ जाएगा। देखिए आगे बात करेंगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है फ्रेंड्स वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ये लंबाई को भी ध्यान रखना। आगे देखिए पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी फ्रेंड्स, तो वो बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगी। देखिए एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो फ्रेंड्स p²/2m होगी, क्या होगी, p²/2m, ठीक है, अपॉन में। आगे बात करेंगे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, किसमें, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? त्वरण के बराबर होता है। क्या कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है? तो फ्रेंड्स याद रखना, कक्षा में त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या कहलाता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला है फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका न्यूटन थे ना, उनका गति का विषय तृतीय नियम पर डिपेंड करता है। क्या? न्यूटन क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो जिसमें विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है वो फ्रेंड्स न्यूटन का थर्ड नियम होता है। कौन सा? तो थर्ड नियम होता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम या न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, जल में तैरना। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कहने का मतलब अगर खड़ा आदमी उसमें दलदल में घुसेगा तो जल्दी घुस जाएगा, लेकिन लेटा हुआ आदमी लेट में घुसे मतलब उसे समय लगेगा। ठीक है, फिर देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। फिर देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6। किस पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है परिवर्तनीय होता है। आगे देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये है, तो फ्रेंड्स ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। कह रहा है कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है या सही ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। कहने का मतलब है ना पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, फिर देखिए, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव्य चलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। किसके? तो फ्रेंड्स पास्कल के सिद्धांत के। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में या अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। आगे देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान त्वरण होता है। ठीक है, तो यहां एक बात समझ लीजिएगा, मैंने क्या कहा? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होता है फ्रेंड्स? तो समान त्वरण होता है। ठीक है, आगे देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होता है? दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होगा उनका जो परिणाम होगा वो फ्रेंड्स शून्य कभी नहीं होगा। आगे देखिए, बात करेंगे, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया रेल की पटरियां जो होती हैं अपने वक्रों पर झुकी हुई होती हैं। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स जब वो चलती है ना तो अभिकेंद्री बल खुद ही दे देती है पटरियों को। ठीक है, आगे देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ठीक है, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगर फ्रेंड्स वो झुकेगा नहीं तो वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है अंदर की ओर झुकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए आगे, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? फ्रेंड्स उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। ठीक है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके द्वारा? तो कैपिलरी क्रिया के द्वारा, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो एक शब्द और होता है केशिकत्व के द्वारा। किसके? तो केशिकत्व भी आप कह सकते हो, या फिर केशिकत्व के द्वारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है फ्रेंड्स घटता है। ठीक है,
आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम पर ही आर्किमिडीज का नियम कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? तेल जल के तल पर फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। आगे देखिए, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण तो सतही तनाव के कारण, ठीक है। देखिए आगे बात करेंगे, एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है। फ्रेंड्स, अगर लार्वा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये समझ लो कि वो जो है नष्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या? तो ये भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, ठीक है, सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका जो तनाव होता है ना वो ऊपर मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, इस कारण वो क्या होता है उसके हाथ में ही गिर जाएगी। आगे देखिए, वो उसको ज्यादा जंप नहीं करा पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला है, जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखिए, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व तो घटता है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है फ्रेंड्स कम हो जाएगा या घट जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता। अगला पॉइंट है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें आगे देखिए फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स मोड़दार होते हैं। क्या संवादक जो होते हैं ना मोड़दार होते हैं, कहाँ? छतों पर बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, इस कारण, ठीक है। धक्का से प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता जो होती है ना फ्रेंड्स वो अधिक होती है। आगे देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है, इस कारण, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट होते हैं। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू आएगी। फ्रेंड्स, 18/5 और 5/18 का प्रयोग करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल का जब दाब कम हो जाता है तो ये समझ लेते हैं कि भाई ऐसा तूफान आने की संभावना है। अगला है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए जिससे उसकी चाल है ना वो कम हो जाएगी। फिर देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यहाँ पर 54/1000 लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट 54 गुणे 5/18 कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा और 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो हजार बाजार वाली है ये रामायण नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखिए, न्यूटन मीटर का मात्रक है तो ऊर्जा का है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या? न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। आगे बात करते हैं, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो फ्रेंड्स पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है, ठीक है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, किससे? तो फ्रेंड्स बैटरी से।
देखिए जब कुएं से पानी की पहले फ्रेंड्स ऐसा होता था कि एक चाबी लगी होती थी, उस चाबी को घुमाते थे तो वो फ्रेंड्स बॉडी से ऊर्जा प्राप्त करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करेंगे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये बात आपको, क्योंकि वहां पर जो है फ्रेंड्स उसकी जो उसका इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। फिर देखिए भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है, ठीक है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। आगे देखिए लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है, ठीक है। और पारे में क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है, पारे से कम होता है और पानी से अधिक होता है। इस कारण जो होता है फ्रेंड्स लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। देखिए जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास कितना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, ठीक है। देखिए बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, ठीक है। इसको किसके द्वारा समझाया गया, तो न्यूटन का जो फ्रेंड्स फर्स्ट नियम है, कौन सा नियम है, फर्स्ट नियम है, उसके द्वारा समझाया गया है। तो आप कह सकते हो न्यूटन का पहला नियम। आगे देखिए रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है और उससे जो है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए और हाथ में चोट लगने के चांस भी कम रहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक जो है फ्रेंड्स उसमें प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर देखिए वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि तूफान होगा, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। कौन फ्रेंड, तो गति जड़ता जो होती है वो उसको ज़्यादा दूरी तय करने में उसकी हेल्प करती है। आगे देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, ठीक है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्या होता है जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाएगा तो फ्रेंड्स दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पहले पहुंच गया और एक बाद में पहुंचा। देखिए क्या है श्यानता की इकाई, ये तो पॉइज पॉइज जो है फ्रेंड्स श्यानता की इकाई है। उसके बाद देखिए बात करेंगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला देखिए पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, ठीक है। तो क्या, तो फ्रेंड्स अवतल लेंस में। आगे देखिए हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं, तो फ्रेंड्स समानांतर किरण पुंज होते हैं। फिर देखिए माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है, तो वैसी ही रहती है, नो चेंज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फोटोन कहते हैं। आगे बात करेंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो फ्रेंड्स प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। फिर देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला है अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है, तो फ्रेंड्स अपवर्तक दूरबीन जो होती है उसमें असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। अगला है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो फ्रेंड्स ये प्रकीर्णन के कारण होती है। फिर देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रुक जाता है तो इसकी क्या होती है, आवृत्ति जो होती है वो फ्रेंड्स उसमें नो चेंजिंग समान रहती है, ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। फ्रेंड्स वाटर के कारण भी होता है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे किसके कारण या किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, फिर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में गुजरता है, तब फ्रेंड्स क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो वायुमंडल में, फ्रेंड्स ये मंडल लिखा है, ठीक है, तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तित होता है। ठीक है, फिर देखिए मृग तृष्णा उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, मृग तृष्णा क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा जब रोड में हो या धूल में हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है, झिलमिल झिलमिल से दिखाई देता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, मृग तृष्णा होता है। आगे देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करते हैं, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसका निशाना कैसे लगाना चाहिए या उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो फ्रेंड्स जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, अगला है कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नील का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, पीले रंग का पूरक रंग होता है तो नीला होता है। अंतर्दर्शी क्या है, तो फ्रेंड्स यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था मायोपिया के बारे में, अब समझ लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो फ्रेंड्स अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, फिर देखिए एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, इसका मतलब है वो मायोपिया से पीड़ित है। ठीक है, फिर देखिए एक वयस्क मनुष्य एक जो होता है स्पष्ट जो मतलब अच्छा आदमी है, ठीक है, उसकी निगाहें सही हैं। ठीक है, और यदि वह 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता तो आप समझ लेना कि उसे दूरदृष्टि की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष है उसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे गौर कीजिएगा आप अगले पॉइंट में, यहाँ पर बताया गया है आपको ल्यूमेन एकक है तो ज्योति प्लस्क का मात्रक। ठीक है, फिर देखिए दूरबीन क्या है, तो फ्रेंड्स दूर की वस्तु को देखने का एक स्पष्ट यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, तो फ्रेंड्स 8.5 मिनट। ठीक है, कहीं कहीं फ्रेंड्स 8.2 भी दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश की गति क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट, जिसे आप कोरोना कहते हो। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 250 सेकंड का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ये किस परिघटना पर आधारित होता है, तो फ्रेंड्स प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। फिर देखिए बात करेंगे, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। फिर देखिए जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे, तो फ्रेंड्स केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे। आगे बात करेंगे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण होता है, ये फ्रेंड्स हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होने का कारण होता है। ठीक है, फिर देखिए निकट दृष्टि दूर दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो नतोदल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर कॉन्केव लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए आगे बात करेंगे, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनाया करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना
किस परिघटना का परिणाम होता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या हो सकती है? तो पॉइंट डी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार कौन सा होता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ईएनटी जो होता है ना फ्रेंड्स, पहले इसे समझ लो। ईएनटी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे कान वाले हों, नाक वाले हों, ये सारे चिकित्सक जो होते हैं या सर्जन्स होते हैं, ठीक है ना, ये लोग जो हैं अपने लिए ईएनटी लेंस या मिरर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो फ्रेंड्स होता है कार्निया। ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना से परिवर्तित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी तक इंसान स्पष्ट देख सकता है। ठीक है। फिर देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में फ्रेंड्स जो है निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है सदैव अवतल लेंस। ठीक है। फिर देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। निकट वाले में फ्रेंड्स दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और दूर वाले में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, प्राथमिक रंग होते हैं। फिर देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा व नीला, ये फ्रेंड्स प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी, ठीक है, किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है, उस पर ही डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर देखिए, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स? 7 रंग होते हैं। ठीक है। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। फ्रेंड्स, ये पीछे भी आपको दर्शाए गए होंगे लेकिन इनके शब्द और अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे भी पढ़ रखा है। देखिए, आगे बात करेंगे, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से और जल से। फ्रेंड्स, पिछले वाले में क्या बताया था मैंने? कांच और हीरे से। ठीक है। आगे देखिए, अगले पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेंड्स। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। ठीक है। फिर देखिए, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सिलेंडरिक लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए, लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से संबंधित है। कौन सा? तो लैम्पर्ट नियम। ठीक है। देखिए, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, उत्तल लेंस ही एक आवर्धक लेंस होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c किसका द्योतक है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश के वेग का। ठीक है, यह प्रकाश वेग का। आगे देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी दिया करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल कण के कारण प्रकाश जो है फैलता है। फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई टीन है, अगर आपके घर पे कोई टीन पड़ी हुई है तो उस टीन में देखना, अगर छेद है तो छेद में आंख लगा के देखना। ठीक है फ्रेंड्स। उस छेद में तो आपको धूल के कण नजर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धूल के कण नजर आएंगे और उन धूल के कणों की वजह से ही प्रकाश हमारे पास आता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करेंगे। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो फ्रेंड्स काला दिखाई देगा। ठीक है। कैसा दिखाई देगा? आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है। आगे देखिए, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े से अंतः स्थापित है,
उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो फ्रेंड्स अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। अगला है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट, समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र है वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है। देखिए आगे अगर बात करें तो अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण वो लाल हो जाता है। ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। ठीक है। किस गाड़ी के अग्रद्वीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल लेंस को प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे। ठीक है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी अनिवार्य है। देखिए, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो होती है वो फ्रेंड्स अनंत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अनंत बहुत दिखाई देगा उसे। ठीक है, बहुत जगह उसके चित्र दिखाई देंगे। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए आगे बात करेंगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फ्रेंड्स फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है ऐनक के लेंस की पावर की क्षमता, अगर बात करें मनुष्य के आंखों का लेंस कितना मेगापिक्सल का होता है? तो फ्रेंड्स 576। कितना? तो 576। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना 576 मेगापिक्सल का होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं बताऊं तो आसान शब्दों में व्यक्ति की दोनों आंखें मिलकर हमारे आसपास की सभी चीज़ों की छवि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। किस कारण? तो क्योंकि उसका लेंस जो होता है फ्रेंड्स 576 मेगापिक्सल का होता है, इस कारण। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। ठीक है। फिर देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। फिर देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष के भी 7 रंग होते हैं, इसके भी 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो फ्रेंड्स क्या होगा? सफेद रंग बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो कॉर्निया में। ठीक है। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य आइरिस का होता है। क्वेश्चन पूछता है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या ये सभी? तो फ्रेंड्स उत्तर क्या लगाएंगे आप? याद रखेंगे आइरिस लगाना है। ठीक है। देखिए आगे बात करें, दृष्टि पटल, ये जिसे आप रेटिना कहते हो, पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से या रूप में प्रवाहित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? तो अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है तो सुधार हेतु, निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है, ठीक है, के बीच खड़ा हो तो उसे कितना
या कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। अगर फ्रेंड्स कोई व्यक्ति 60 डिग्री कोण पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ठीक है। आगे देखिए, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। अगला देखिए, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल, फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कौन सा, कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। अगला कह रहा था, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई होने का क्या कारण, तो अपवर्तन का कारण होता है। फिर देखिए अगला, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश पैदा किया जाता है। देखिए अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो फ्रेंड्स एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है। देखिए आगे बात करेंगे, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक समय से या फिर वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है, पृथ्वी से जो सूर्य है लगभग कहते हैं 113 गुना बड़ा है। कितना गुना, 113 गुना बड़ा, तो उसकी छत्र छाया भी हमें महसूस होने लगती है, ठीक है। आगे कह रहे थे, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, फ्रेंड्स छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा हमेशा क्या होती है, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। फिर देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच के उसमें न्यूनतम होती है, ठीक है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, ठीक है। फिर देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क या अर्थात सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर डिपेंड होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण घटित होता है तो प्रतिपदा या फिर अमावस्या के दिन, ठीक है। अगला देखिए, कुचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक है। फिर देखिए, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण की डायरेक्शन को दर्शाया करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करिएगा, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, तो परागम्यता पर डिपेंड करता है, ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो फ्रेंड्स एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। फिर देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ओरस्टेड द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितने का, तो 18 डिग्री का। फिर देखिए फ्रेंड्स, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर, फ्रेंड्स उत्तर ये लिखा है, और दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकेगी, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर व दक्षिण दिशा में इंगित करती हैं, ठीक है। फिर देखिए, चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, ठीक है। वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं चुंबकीय पदार्थों को, ठीक है फ्रेंड्स, किसे, तो चुंबकीय पदार्थों को। अगला पॉइंट है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है, किसका फ्रेंड्स, तो नति कोण का मान विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो एक दूसरे के समांतर, ठीक है फ्रेंड्स, कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। फिर देखिए, कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो फ्रेंड्स तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। अगला देखिए, चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, चुंबकीय दिक्पात।
आगे देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए डायनेमो, जिसे कहते हो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? परिणामी ध्रुव कहलाता है। देखिए अगला पॉइंट, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है। ठीक है, या फिर कह सकते हो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो फ्रेंड्स दक्षिण से उत्तर, या फिर कह सकते हो उत्तर से दक्षिण। ठीक है। फिर देखिए, लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? गॉस। ठीक है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए अगले पॉइंट में, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहां पर होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। अगला है, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहां होती है? तो मध्य में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो इस्पात के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। फिर देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है। फिर देखिए, शुष्क सेल हैं, तो प्राथमिक सेल को फ्रेंड्स शुष्क सेल कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर देखिए, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। किसका? अर्थ का उपयोग होता है। किसके लिए? तो फ्रेंड्स सुरक्षा के लिए। देखिए, विद्युत उपकरण में मतलब एक रील सी लगा दी जाती है बहुत बड़ी सी। ठीक है, जो अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है, वो बहुत चीजों से हमें बचाती है। आगे देखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर दी जाए? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटित होता है अमोनियम क्लोराइड के रूप में। किसमें? तो समान सेल में क्या होता है फ्रेंड्स? अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, गौर कीजिए, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, फिरचॉक का धारा नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड करता है या आधारित है। आगे देखिए, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। फिर देखिए, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये फैल जाता है। ठीक है। फिर देखिए, डायनामो एक मशीन है जिसका क्या कार्य होता है? तो उच्च वोल्टेज को निम्न में परावर्तित करता है। कहने का मतलब ज्यादा वोल्ट को कम में परावर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर देखिए, आगे बात करेंगे, स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आवेशित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो फ्रेंड्स केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। किससे? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁸ जूल होता है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अतिचालक कहा जाता है। देखिए आगे बात करेंगे, यदि किसी प्रतिरोध तार को या किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक जो है बढ़ता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो कम दाब पर पारा लगाया जाता है। किसमें? तो विद्युत मरकरी लैंप पे। और फ्रेंड्स यही पेन की वो जो होती है रिफिल उसके नीचे लगाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स? क्योंकि तंतु का जो प्रतिरोध होता है ना, तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इस कारण ऐसा होता है। फिर देखिए प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक फ्रेंड्स जो होता है ओम होता है। ठीक है। आगे देखिए, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, ये समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, या लगे होते हैं। फिर देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है।
अगला देखिए, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? फ्रेंड्स, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, जिससे उसकी वेव्स जो है आपके अंदर एंटर ना हो। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो 6500 केल्विन। ठीक है। फिर देखिए, मानव शरीर शुष्क के, ये मानव शरीर या शुष्क के कह सकते हो आप, विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? तो 10⁶ ओम होती है। ठीक है। फिर देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, देखी होगी आपने, जो पहले घड़ियां मिला करती थी तो उनमें यूरेनियम की मात्रा होती थी। ठीक है। माइका क्या है? तो फ्रेंड्स, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुछ अलग होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान या ताप सामान्यतः 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। फिर देखिए, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर बैटरी ही विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो सकता है उपग्रह में। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर बात करते हैं तो जैसे कहा गया है अगले पॉइंट में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है तो विद्युत मोटर। ठीक है। आगे देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। ठीक है। फिर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। फ्रेंड्स, ये जो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है। फिर देखिए, आगे बात करेंगे, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ठीक है। कहां से? तो आधार सिरे से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम संबंधित है किससे? तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से। ठीक है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है या परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% भाग परिवर्तित होता है। अगला पॉइंट है, समान आवेशों में होता है तो विकर्षण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? विकर्षण। फिर देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तांबे के, एक मिनट रुक जाएंगे फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, तड़ित चालक का जो आविष्कार किया गया था वो फ्रेंड्स 1749 में किया गया था। कब किया गया था? 1749 में किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 1749 ईस्वी में किया गया था। अब फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? तो उस पर आपको गौर करना है। एक व्यक्ति थे जिनको फ्रैंकलिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फ्रैंकलिन। यहाँ समझ लेंगे फ्रेंड्स, फ्रैंकलिन नाम दिया गया। पूरा नाम इनका जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, इसका मुख्य रूप क्या था? 1753 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इसे। ठीक है। 1760 में विश्वसनीय प्रणाली के रूप में इसमें और सुधार किए गए। इसका मतलब क्या होता था कि आकाश से जो बिजली वगैरह गिरती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, इस पर नजरअंदाज कीजिए। आगे देखिए, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? मान लीजिएगा एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयोग होगी? तो याद रखना 1 यूनिट ऊर्जा उपयोग होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब देखिए उसी हिसाब से अगर बात करें, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपए यूनिट की दर से विद्युत खर्च होती है। तो उस हिसाब से कितने रुपए खर्च होंगे? तो फ्रेंड्स 5 रुपए खर्च होंगे अगर यूनिट है तो। ठीक है ना। आगे देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विभवांतर की इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। ठीक है। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। फिर देखिए, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो फ्रेंड्स, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए होता है। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर मान लीजिएगा कि तोड़ने के लिए कह सकते हो, जोड़ने के लिए, एक बात ध्यान रखना, जैसे मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे कोई बड़ी चीज है, जैसे
टीवी वगैरह है, तो इनमें एक तार लगाया जाता है पतला सा, ठीक है। अगर पावर ज़्यादा आता है तो क्या होता है, वो उसमें बंद होता है। किस में बंद होता है, तो एक शीशे के उसमें, कांच के उसमें बंद होता है डिब्बी में। और अगर कोई दिक्कत होती है, पावर ज़्यादा आता है, तो फ्रेंड्स ये वाला तार जो होता है, ये वाला, ये टूट जाता है। उससे क्या होता है, हमारा भारी नुकसान बच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस तार से बनी होती है। तो फ्रेंड्स उसका क्या होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया क्या, तुरंत टूट जाने वाला हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब टीवी में लगा हुआ है और टीवी ब्लास्ट हो जाए लेकिन तार ना टूटे, तो फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल कौन सा किया जाता है, तो टीन प्लस सीसा का योग का एक वायर किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, ठीक है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका गलनांक जो है निम्न होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च परागम्यता, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, तो फ्रेंड्स अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो समान विभव पर हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो फ्रेंड्स टंगस्टन का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसका, तो टंगस्टन का। आगे देखिए, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। क्या होता है फ्रेंड्स, बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है कौन, तो वायु, ठीक है। आगे देखिए, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। किस लिए फ्रेंड्स, तो उसमें जो विद्युत धारा ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, फ्यूज का सिद्धांत है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत है। आगे देखिए, फ्यूज तार किसके बने होते हैं, तो टिन और सीसा की मिश्र धातुओं के बने होते हैं। देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। क्या वो फ्रेंड्स, कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन जो है क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता है। आगे देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है फ्रेंड्स, फैलता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाया करती हैं। रीजन क्या है फ्रेंड्स, पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैलाव होता है उसका, वो फैलता है, इस कारण वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठीक है, तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, इसी कारण उनको स्पेस दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध्य स्थल में जल का तापमान क्या होगा, तो 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, ठीक है, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती, ठीक है फ्रेंड्स, तो तली की ओर निकल जाती हैं। फिर देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या हो जाता है, घट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये बात। आगे बात करते हैं, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है या होता है क्योंकि गैस द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसारित करती है, ठीक है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो फ्रेंड्स पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। फिर देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में
वरीयता दी जाती है या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न स्तर पर होता है। ठीक है, देखिए थर्मोकपल, ठीक है, ताप युग्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? ठीक है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इस कारण उसे बनाया जाता है। फिर देखिए थर्माकोल भी फ्रेंड्स यही होता है। ठीक है, सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये कथन किसका है, किसने किया था, ये किसने कहा था, या फिर कह सकते हो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो रमफोर्ड ने दिया फ्रेंड्स। रदरफोर्ड नहीं है फ्रेंड्स, रमफोर्ड है। रदरफोर्ड जो थे प्रोटॉन के खोज करता थे। ठीक है, फिर देखिए मानव शरीर का तापमान 98 फारेनहाइट होता है। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, 98 लिखा हुआ है, जिसमें सटीक वैल्यू जो होती है 98.6 होती है। ठीक है, 98.6 फारेनहाइट होती है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें सेल्सियस स्केल पर ये कितना होता है, तो फ्रेंड्स 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं अगर फ्रेंड्स बात करूं मैं केल्विन में, ठीक है, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई फ्रेंड्स। अगर 38 डिग्री हो जाता है फारेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना मनुष्य को बुखार आ जाता है। क्या हो जाता है, बुखार, क्योंकि वो 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करेंगे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो फ्रेंड्स चांदी है। क्या है, तो चांदी है। आगे देखिए किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। फिर देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो फ्रेंड्स विकिरण के द्वारा आती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो 310 क्या है, केल्विन है। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे बता चुका हूं आपको। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो -40 डिग्री। कितना फ्रेंड्स, -40 डिग्री। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखिए अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम है फिरचॉक का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, चालन संवहन व विकिरण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, कारण विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारता काफी अधिक होती है इस कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो बताया व्यवहार किया जाता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसमें यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा, तो 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। ये उदाहरण के तौर पर बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि पीछे मैंने आपको स्पष्ट बताया था। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फारेनहाइट होता है, 98.6। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। आगे देखिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है, वरना फ्रेंड्स अगर लोहा लगा दिया जाए तो वो चायदानी के साथ वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे उठाया नहीं जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है और उसका जो वो होता है टेम्परेचर वगैरह वो बढ़ जाता है, फिर वो टूट जाता है। ठीक है, फिर देखिए पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। ठीक है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। ठीक है फ्रेंड्स, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोका जाता है। आगे देखिए पानी कब उबलता है, जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब उबल जाता है। ठीक है, फिर देखिए द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। आगे देखिए बात करेंगे पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित ही रहेगा। कहने का मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और वो फ्रेंड्स अपरिवर्तित ही रहेगा।
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक सदैव बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में क्यों कौन सी ऊष्मा होती है फ्रेंड्स? गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण। ठीक है, आपने देखा होगा जो भाप होती है अगर मुंह में आ जाए तो मुंह तुरंत जल जाएगा, अगर आग में मुंह डाल के निकाल लोगे तो शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। देखिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। किसके? तो फ्रेंड्स ताप के अच्छे रोधक होते हैं। फिर देखिए बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठीक है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे को गुटका जो होता है ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतल हो जाती है। कहने का मतलब जब ज़्यादा होता है, ठीक है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण होता है? क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री से अधिकतम होती है। ठीक है, इस कारण। देखिए फ्रेंड्स आगे अगर बात करें, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणित होता है वो क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। दोनों चीजें याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में बदलता है और यहाँ द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है। ठीक है, फिर देखिए जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले कम होता है और उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स एक समान तापमान बनाए रखने का कार्य करता है। कौन? तो थर्मोस्टेट। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। कौन? तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स, निम्न तापमापी या निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का यूज किया जाता है। फिर देखिए न्यून तापमानों या तापमानों का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रा या चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका क्या कारण है? पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है, किसी द्रव्य के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। आगे देखिए पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। ठीक है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटने लगता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है। फ्रेंड्स एसी भी क्या करता है? आपकी बॉडी का पसीना खींच लेता है। ठीक है, फिर देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो आपको याद रखना है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा या उच्च चालकता होती है। क्या होती है? उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे आप क्या कहते हो? बीपी। ठीक है, फिर देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पकता है क्या? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि मैंने आपको बताया अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है बढ़ जाता है। फिर देखिए गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, आरामदायक होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित करने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है। ठीक है,
क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या फिर चालक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है फ्रेंड्स, घटने लगती है। क्या होती है? घटने लगती है, कमी आ जाती है। फिर देखिएगा, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए आगे, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम करने का। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्या रीजन है कि आपने देखा होगा कि पहाड़ियों पर बर्फबारी होती है। तो देखिए समझिएगा, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम हो जाता है। ठीक है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ के रूप में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए उसमें क्या होता है, तापमान नीचे की ओर चला जाता है। आगे देखिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित करने में सक्षम होता है। ठीक है, फिर देखिए, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लग जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए। देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा बना रहता है? तो वाष्पीकरण, क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं फ्रेंड्स, वो वाष्प कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने पर उपयुक्त होता है, ठीक है, वह पूर्ण विकिरण पैरोमीटर है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? पैरोमीटर है, उससे हम माप सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक रहता है। ठीक है, ऊष्मा का यूनिट है तो फ्रेंड्स जूल है। ताप का एसआई मात्रा क्या है? तो केल्विन है। देखिए आगे, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो देखिए, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है फ्रेंड्स? ऊष्मा में बदल जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब किसी द्रव्य की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। फिर देखिए फ्रेंड्स, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम में ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि का तारत्व होता है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि तरंगों की श्रव्य परिसर में आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, फिर देखिए, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल होती है, वहां पर उड़ पाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करेंगे, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, 95 डेसिबल है, जो नहीं सुन सकता कान फट जाएंगे। वैसे 80 डेसिबल तक तो मिनिमम रहती है जो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, फिर देखिए, परश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो फ्रेंड्स, गॉल्टन थे। किसने? गॉल्टन ने। कई बार फ्रेंड्स पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, शिकार
परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए ये घटती जाती है। ये घटना उदाहरण है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव ने इसमें प्रकाश डाला था। आगे देखिए, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक है, अगला देखिए, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रगति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स, आयरन अर्थात लोहे में। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, अनुवाद का। अगला है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका उदाहरण क्या? व्यतिकरण के अंतर्गत उसे सुनाई नहीं देगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आगे बात करें, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 30 मीटर होनी अनिवार्य है। देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा मंडराता रहता है। ठीक है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? तो अनुनाद के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव ने इसका वर्णन किया है। अब डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वो साउंड से संबंधित है, यानी ध्वनि से संबंधित हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है। ठीक है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव की घटना के कारण होता है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखिए, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है तो परावर्तन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तो जैसे आप के देखा होगा आपने, जितने भी समुद्र वगैरह इलाके होते हैं उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, उसकी 2 गुनी हो जाएगी। क्या होगा? तो 332 इंटू 2 करिएगा तो 2 गुनी में कितना हो जाएगा? 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो किया जाता है फ्रेंड्स, सोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन देगा, निर्वात, आयात वगैरह वगैरह। तो आपको ध्यान रखना, निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है सोनार कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करता है? तो पराश्रव्य तरंगें पैदा करता है। ठीक है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला है फ्रेंड्स आपके सामने, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। आगे देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होगी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो स्टील में करती है फ्रेंड्स।
अगला देखिए फ्रेंड्स, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कारण ऐसा होता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है फ्रेंड्स। ठीक है। नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? एंडरसन ने। आगे बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। 8 पर नाच जो ट्रिक है फ्रेंड्स, उससे आप याद रख सकते हो। किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। वहीं आगे बात करें, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक में होते हैं फ्रेंड्स, 2 होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। लेजर बीम सदैव होती है अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो लेजर कहलाती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर या अंदर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश का। आगे देखिए फ्रेंड्स, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियोकार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों को प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी के तालाब के अंतर्गत परमाणु रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की।
ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के रूप में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वर्ण विक्षेपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। निम्न तापीय इंजनों या क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट लॉन्चर में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आवाज बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आगे देखिए, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतया टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते। इसका कारण पृथ्वी की वक्रता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा जिस क्षेत्र से आई हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। लेजर अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाती है, होलोग्राफी। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है KAR विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बोरियम या बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता देखने में सहायता मिलती है, इसीलिए बेरियम का प्रयोग किया जाता है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थियों को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती।
अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता या भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 51 MeV। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -6। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 24 कैलोरी होती है। एक माइक्रोमीटर में या एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य बैटरी करती है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 गुणा 10 की पावर 7 नैनोमीटर में। एक प्रकाश वर्ष में 46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक नैनोमीटर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वहीं बात करें 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 2 गुणा 10 की पावर 3 होता है। एक मेगावाट घंटा बराबर होता है 6 गुणा 10 की घात 9 जूल। एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। एक नैनो सेकंड में 10 की घात -9 सेकंड होते हैं। एक एंग्स्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन M ट्यूरिंग ने किया था। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने के लिए करते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को डिक्टाफोन कहा जाता है। साइक्लोट्रॉन या साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित S चंद्रशेखर जी ने किया था। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसतन पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। एक माइक्रोन 001 mm के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? 10 की घात 15 मीटर के। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। एक माइक्रोफोन या माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम के। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के। एक फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर के। एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर के। एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। एक बार 105 PA के बराबर होता है। तारों के मध्य दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। टैक्योन से तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ
आयाम का परिचय दिया ऑइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। चंद्र एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पाइरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान के। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। वायुयान का आविष्कार किसने किया? ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा भौतिक विज्ञान मैराथन। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको भौतिक विज्ञान मैराथन कराई है, इसमें आपको 1000 प्लस प्रश्नों का संग्रह कराया है। इन प्रश्नों को अगर आप 1 से 2 बार कर लेते हैं तो इस भारत में जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।